जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। जो हम लोग का क्लास 12 का बैच चल रहा है, ये नया वाला, इसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है अलाभकारी संस्थाओं के लेके। इसके अंतर्गत हम लोगों ने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को अच्छे तरीके से जाना और उसके बारे में होमवर्क भी दिया जा चुका है, जो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका है। ठीक है, वहां से जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और होमवर्क के अकॉर्डिंग आप जो है पूरा अपना पढ़ाई कीजिए, होमवर्क को कीजिए और प्रैक्टिस करते जाइए, हमारे साथ सारी चीजों को सीखते चलिए। तो हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में किस चीज का, जिसका नाम है हमारा आय व्यय खाता। इसको इंग्लिश में जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। आज की वीडियो में इसके हम लोग बारे में सब चीज जानेंगे, मतलब इसका परिभाषा जानेंगे, इसकी कुछ विशेषताएं जानेंगे और साथ ही साथ इसके प्रारूप जानेंगे। और इसके बाद की दो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम बता दे रहे हैं अभी से, ताकि अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो आगे की वीडियो देखने के लिए आप एकदम जो है तैयार रहें। वो दोनों वीडियो अगर आपने देख लिया तो समझ लीजिए आपको इस चैप्टर का महारत हासिल हो गया, आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लास 12 का सबसे कठिन चैप्टर सबको लगता है ये, लेकिन इसको हम सबसे आसान बना देंगे, ये हमारी गारंटी है। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेंगे, ताकि आपको लगातार हमारी वीडियोस मिलते रहे और आप अपनी पढ़ाई को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे तरीके से ज्ञान आश्रम के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग का क्लास। इसमें हम लोग बात करने वाले कि आय व्यय खाता क्या है। आप अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है अलाभकारी संस्थाएं। हमने आपको इसके बारे में बताया था शुरुआती वीडियो में, जो बच्चे नहीं देखे हैं उनको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर सारी चीजें लिखा है। हम लोग का चैप्टर का नाम है अलाभकारी संस्थाओं के लेखे। तो हमने बताया था कि एक ऐसा ये संस्था है जो लाभ नहीं कमाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं, क्लास 11 में पढ़े हुए हैं कि जो भी संस्थाएं लाभ कमाती हैं, व्यापारिक संस्थाएं, वो क्या करती हैं, वो अपना वित्तीय विवरण बनाती हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती हैं और उसके अंदर हम लोग जो है जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। लेकिन ये संस्थाएं क्योंकि अपना लाभ हानि निकालती ही नहीं है, लाभ कमाती नहीं है, तो इनको लाभ हानि की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये संस्थाएं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगी, ये अपना वित्तीय लेखे कैसे बनाएंगी। तो इन संस्थाओं में लाभ हानि खाते की जगह पर एक खाता बनाया जाता है, उसी खाते को हम लोग क्या कहते हैं, आय व्यय खाता। यहां पर पहला लाइन पढ़िए, लिखा है क्या, गैर व्यापारिक संस्थाएं, जो अलाभकारी संस्थाओं को ही कहते हैं, द्वारा लाभ हानि खाते के स्थान पर जो खाता बनाया जाता है उसे आय व्यय खाता कहते हैं। ठीक बात समझ में आया, क्या कहते हैं, जो खाता यहां पर बनाया जाता है उसी को आय व्यय खाता कहते हैं, ठीक है। यहां पे खाता भी होगा, बात समझे, खाता कहते हैं। क्लियर बात। अब क्या होता है, तो इसमें लिखा है यह खाता भी लाभ हानि खाते की तरह बनाया जाता है। इसका सेंस क्या है, लाभ हानि खाते की तरह बनाने का मतलब क्या है। जैसे लाभ हानि खाते में डेबिट में हम लोग सारे के सारे खर्चों को लिखते हैं और क्रेडिट में हम लोग सारे के सारे आय को लिखते हैं, सेम इसी तरह इस खाते में भी हम लोग डेबिट में खर्चों को लिखेंगे, एक्सपेंडिचर को लिखेंगे और क्रेडिट में आय को लिखेंगे, यानी इनकम को लिखेंगे, ठीक है। इसलिए इसका नाम भी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लाभ हानि ज्ञात करते हैं, यहां पर केवल आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक बात। लिखा है इस खाते के डेबिट पक्ष में समस्त आयगत व्यय, याद रखिएगा व्यय की तो बात है, लेकिन व्यय हमारे यहां पर इस चैप्टर के अंदर दो प्रकार के मद हम लोग को मिलता है, एक मिलता है पूंजीगत और दूसरा मिलता है आयगत। इन दोनों के बारे में डिटेल चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसके लिए हमने बोला ना कि आगे की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बने रहेगा चैनल पे, ठीक बात। तो अभी आप इतना जानेंगे, इस खाते में केवल केवल आयगत पक्ष वाला जो होगा ना, जो हमारे आयगत मदे होंगे, केवल उसी का लेखा होगा, ठीक है। और डेबिट में व्यय जाता है, तो कौन से व्यय जाएंगे, तो आयगत व्यय को इसके अंतर्गत लिखा जाता है, ठीक बात। और क्रेडिट पक्ष में समस्त आयगत आय को लिखा जाता है, ठीक है। आय तो लिखा जाता है क्रेडिट में, लेकिन कौन से आय, आयगत आय, क्योंकि पूंजीगत इसमें नहीं जाता है, ठीक बात। इस खाते के अंतर्गत पूंजीगत नहीं जाता है, बात समझे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, इस खाते में नगद तथा उधार सभी प्रकार के व्यवहारों को लिखते हैं। जबकि इससे पहले हम लोग ने कौन सा खाता पढ़ा था, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, उसमें हमने जाना था कि केवल और केवल नगद व्यवहारों को लिखते हैं, ठीक बात, उधार को नहीं लिखते। लेकिन इस खाते में नगद और उधार दोनों का लेखा होता है। उस वाले खाते में हमने जाना था कि उसमें आयगत पूंजीगत दोनों प्रकार के मदों को लिखते हैं, लेकिन इस खाते में हमने क्या जाना कि इसमें केवल और केवल आयगत मदों को लिखते हैं, ठीक बात। उस खाते में हम लोगों ने जाना कि सभी वर्षों का लेखा होता है, चाहे प्रीवियस ईयर हो, चाहे करेंट ईयर हो, चाहे नेक्स्ट ईयर हो, ठीक है, यानी पिछला साल हो, चालू वर्ष हो या आगामी वर्ष हो, इन तीनों का लेखा करते हैं। लेकिन ये जो खाता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें केवल और केवल करेंट ईयर का लेखा होता है, यानी कौन सा वर्ष, चालू वर्ष का लेखा होता है, ठीक बात। आपको समझ में आया। फिर बता रहे यदि इसके क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा, ठीक है, अगर आपने जो है इस खाते को बनाया, दो पक्ष होगा, इधर का पक्ष डेबिट होगा, इधर का पक्ष क्रेडिट होगा। अगर बाई चांस हमने जब इनको सारे चीजों को बनाया, जोड़ घटाना किया और जोड़ घटाना करने के बाद हमें पता चला कि क्रेडिट जोड़ने पर ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा हो रहा है और डेबिट का बैलेंस आपका क्या हो रहा है, कम आ रहा है, समझे बात। तो क्या होगा, यदि क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा तथा डेबिट पक्ष का योग कम हो, तो अंतर को आय का व्यय पर आधिक्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या आधिक्य, जिसको इंग्लिश में सरप्लस कहते हैं, बात समझ में आया।
क्लियर बात। यदि क्रेडिट पक्ष ज्यादा डेबिट पक्ष कम हो तो इन दोनों का जो अंतर होगा, ठीक है, इन दोनों का अंतर यानी जो हम लोग का आंसर होगा, इसका डिफरेंस ही हम लोग का आंसर होता है ना, किसी भी खाते का हम लोग बैलेंस निकालते हैं वही आंसर होता है। तो वो क्या होगा, उस डिफरेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सरप्लस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सरप्लस। सरप्लस का मतलब आधिक्य, एक तरह से लाभ। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है ना, यहां पे वो सरप्लस आता है। समझे बात, क्लियर है। फिर इसके बाद क्या है, इसके विपरीत यदि डेबिट पक्ष का योग ज्यादा तथा क्रेडिट पक्ष का योग कम हो तो अंतर्व्यय का आय पर आधिक्य यानी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओवर इनकम या कमी यानी डेफिसिट कहलाता है। मतलब क्या है, अगर आपका जोड़ने पर डेबिट साइड ज्यादा हो गया और क्रेडिट साइड कम हो गया, ठीक बात, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा यानी अंतर, यानी हम लोग का आंसर हुआ, वो आंसर हमारा किस नाम से जाएगा, डेफिसिट नाम से जाएगा। ठीक बात, किस नाम से जाएगा, डेफिसिट। समझे बात, कमी, वो सरप्लस नाम से जाएगा, ये डेफिसिट नाम से जाएगा, कमी जाएगा। ठीक बात, समझ में आया। आय व्यय खाता क्या होता है, आय व्यय खाता लाभ हानि खाता का ही एक समझ लीजिए भाई है। ठीक बात, बस लाभ हानि खाता आपका जो है व्यापारिक संस्थाओं में बनता है, यानी ऐसी संस्थाएं जो लाभ कमाती हैं उनमें, और आय व्यय खाता किस संस्था में बनता है, जो लाभ नहीं कमाती है, अलाभकारी संस्थाओं के अंतर्गत बनता है। नियम कानून एकदम लगभग सिमिलर है। समझे बात, क्लियर है। अब बात करते हैं इसमें कुछ नोट करके। नोट क्या है, सबसे पहली बात, यह एक नाम मात्र खाता है। कौन सा खाता, नाम मात्र खाता। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। ठीक बात, क्या नाम हो गया, ये एक नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट जानते हैं आप लोग, कोई भी खाता नॉमिनल अकाउंट होगा जब वो आय व्यय लाभ या हानि इनसे संबंधित होता है। अब इस खाते के अंदर हम लोग जो सरप्लस निकाल रहे हैं, सरप्लस एक प्रकार का क्या है, लाभ ही तो है। ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये जो सरप्लस हमारा एक प्रकार का लाभ है, और यहां पर जो हम लोगों ने डेफिसिट निकाला है, ये डेफिसिट क्या है, एक प्रकार की हानि है। समझे बात, तो ये क्योंकि लाभ और हानि का बैलेंस दे रहा है, इसलिए इस खाते को कौन सा खाता कहेंगे, हम लोग इस खाते को कहेंगे यह एक नॉमिनल अकाउंट है। समझे बात, पहला नोट। दूसरा नोट क्या है, इसमें समायोजन का लेखा होता है। समझे, समायोजन, एडजस्टमेंट। हम लोग इससे पहले जो रिसिप्ट एंड पेमेंट पढ़े थे उसमें जानते थे कि उसमें समायोजन का लेखा नहीं होता था, क्योंकि उधार का लेखा नहीं है, एडजस्टमेंट की बात ही नहीं है। इस खाते के अंदर क्योंकि उधार का लेखा होता है, इसमें नगद उधार दोनों होता है, इसलिए इसके अंदर हम लोग जो है समायोजन का, एडजस्टमेंट का जो है लेखा करते हैं। समझ में आया बात, ठीक है। समझ में आया तो फटाफट कमेंट करके बता दिए, सबको समझ में आया अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इस खाते की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। विशेषताएं लगभग वही सिमिलर है जो आपने अभी परिभाषा में पढ़ा, सारी बातें वही चीज आपको मिलेगा। फटाफट पॉइंट वाइज समझते चलते हैं। सबसे पहला विशेषता क्या है, इसे लाभ हानि खाते की तरह बनाया जाता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है भाई, कि जैसे लाभ हानि खाता बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम टू सेम वही तो इसमें प्रोसेस है, कोई अलग थोड़ी ना है ना बात। लाभ हानि खाता में जैसे बनता है, हम लोग डेबिट में लॉसेस मतलब एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट में इनकम्स लिखते हैं, यहां भी वही बात है। ठीक बात। दूसरा क्या है, इसके डेबिट में व्यय तथा क्रेडिट में आय लिखा जाता है, समझ में आ ही रहा होगा। इसमें केवल आयगत मदों का लेखा किया जाता है, पूंजीगत मदों को नहीं। ठीक बात, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझना है। ये बात भी हमने बताया, दो प्रकार के मद होते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में, बार बार आपको मिलेगा, आयगत पूंजीगत, आयगत पूंजीगत। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें केवल और केवल आयगत यानी रेवेन्यू आइटम लिखते हैं, पूंजीगत यानी कैपिटल आइटम नहीं लिखते हैं। इससे पहले वाले खाते में दोनों लिखा जाता था। ठीक है बात, समझे। नेक्स्ट हमारा क्या, इसमें केवल चालू वर्ष का ही लेखा होता है। चालू वर्ष का मतलब क्या, करेंट ईयर। बात समझे, केवल करेंट ईयर का लेखा किया जाता है। समझिएगा बात, आपको जो है प्रीवियस ईयर का नहीं मिलेगा, ना ही नेक्स्ट ईयर का मिलेगा। अगर कोई प्रीवियस ईयर की चीजें हैं उसको घटा देना है, हटा देना है, हटा देना है। ठीक बात, समझे। अगर अगले वर्ष का कोई चीज मिला तो उसको भी हटा देना है। ऐसे करना है आपको सारा का सारा कैलकुलेशन कि वो आपका करेंट ईयर से संबंधित आ जाए। यही इसका थीम है सबसे बड़ा। ठीक बात, समझे। तो इसमें केवल चालू वर्ष का लेखा होता है। इसमें नगद तथा उधार दोनों मदों को लिखा जाता है। आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको पैसा मिला है कि मिलना बाकी है, दिया है या देना बाकी है। ये देखने की जरूरत है कि जो भी पैसा देना है या देना बाकी है वो चालू वर्ष का होना चाहिए। ये आपको देखना है कि जो भी पैसा मिला है या मिलना बाकी है वो चालू वर्ष का होना चाहिए, उसको इसके अंतर्गत डालेंगे। यानी इस खाता में नगद उधार दोनों प्रकार के मदों का लेखा होगा, रोकड़ तथा गैर रोकड़ दोनों प्रकार के मदों का लेखा होगा। ठीक बात, समझे। नेक्स्ट बात क्या है, इसका शेष अधिक या कमी होता है। अधिक यानी सरप्लस, कमी यानी डेफिसिट। इसका शेष जो है अधिक या कमी को दर्शाता है, जो अभी हम लोगों ने जाना भी। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें समायोजन का लेखा होता है। ये बात भी हमने जाना कि इसके अंतर्गत एडजस्टमेंट का लेखा करते हैं। सारा का सारा चीज जोड़ने घटाने वाली चीज जो है इसमें एडजस्ट होता है, तो इसका लेखा इसमें किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट बात हम लोग क्या करेंगे, इसके अपने प्रारूप के ऊपर। प्रारूप की जब चर्चा कर रहे हैं तो यहां पे एक बहुत ही सिंपल सा हमने जो है प्रारूप आपको दिखा दिया है, बहुत ही सिंपल, एकदम आसान प्रारूप। आपको इससे भी टफ चीजें मिलेगा जब हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चन समझेंगे। समझे वो क्या क्या चीजें हैं। इस प्रारूप में हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं रखा है।
ये बिना एडजस्टमेंट वाला प्रारूप है, समझे बात। ये कैसा प्रारूप है जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट ना होने का मतलब ना ही इसमें कुछ जुड़ते हुए दिख रहा होगा, ना ही इसमें कुछ घटते हुए दिखेगा, समझ रहे बात। ना कुछ जुड़ रहा है ना कुछ घट रहा है, बस इनकम को इनकम में डाल दिया, एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर में डाल दिया, क्वेश्चन सॉल्व। विदाउट एडजस्टमेंट का प्रारूप है। लेकिन अगर आपका एडजस्टमेंट होगा, समझे बात, अगर आपका एडजस्टमेंट होगा तो आपको यह बात समझने की जरूरत है कि उसको हम लोग जोड़ते या घटाते हैं, है ना बात। जब भी एडजस्टमेंट होगा या तो कुछ चीजें जुड़ेगा या तो कुछ चीज घटेगा, ऐसा होता है। अब क्या चीज जुड़ेगा क्या चीज घटेगा वो तो अभी आपने पढ़ा नहीं, अभी हमने उसको बताया नहीं, इसलिए हमने सिंपल प्रारूप रखा है। जब उस चीज को हम समझा देंगे इस प्रारूप के बाद, जब आने वाली 2 वीडियो में हमने बोला, जब वो सारे के सारे एडजस्टमेंट आपको एकदम बाकायदे अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा, फिर हम लोग जब इसका न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, जब हम लोग इसके एग्जांपल्स करेंगे, तब आपको यही प्रारूप में एडजस्टमेंट मर्ज होगा और आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। ठीक बात समझे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये सिंपल सा प्रारूप देख लेते हैं। प्रारूप में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख देते हैं, ठीक बात। ब्रैकेट में हम लोग को फॉर द ईयर एंडेड लिखना रहता है, और फॉर द ईयर एंडेड में हम लोग लास्ट का डेट डालते हैं जिस डेट पे हमारा ये खाता तैयार होता है। जैसे 31 मार्च तो कॉमन होगा, उसके बाद साल रहेगा जिस साल में भी ये काम होता है, ठीक बात। फिर इसके बाद हम लोग का कॉलम जो होता है, इधर के साइड में हमारा डेबिट हो जाता है, ठीक बात, और डेबिट साइड में हमारा जो है क्या होगा, इधर व्यय हो गया, ठीक है, और यहां पर हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है। फिर हमारा जो है यहां पर क्रेडिट हो गया, और क्रेडिट में यहां पर हमारा अमाउंट हो गया। और ये बात याद रखिएगा कि अमाउंट में रुपीस का सिंबल होना बहुत नेसेसरी है, समझे बात। टोटल 4 कॉलम होंगे, डेबिट में 2 कॉलम एक्सपेंडिचर अमाउंट, क्रेडिट में 2 कॉलम इनकम एंड अमाउंट, ठीक है, और अमाउंट वाले कॉलम में रुपीस का सिंबल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का करना है, ठीक बात समझे। अब क्या करते हैं, डेबिट में किस तरह से लेखा करेंगे, आप अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट भी जाने हैं, डेबिट में 2 करके लिखते हैं, है ना बात। क्रेडिट में किस तरह से लिखते हैं, क्रेडिट में बाय करके लिखते हैं, ठीक है। हिंदी में नहीं करना है, यहाँ पे हिंदी में भी प्रारूप में दिया है, आपको केवल इंग्लिश करना है, केवल इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व करना, हिंदी में नहीं करता, चाहे किसी भी बोर्ड से हो किसी भी मीडियम से हो, न्यूमेरिकल्स इंग्लिश में ही सॉल्व होते हैं, ठीक बात समझे, क्लियर है। अब क्या करना है, लिखेंगे हम लोग 2 सैलरीज एंड वेजेस, जानते हैं। अब भाई किसी को वेतन दे रहे हैं, किसी को मजदूरी दे रहे हैं, हमारा खर्चा ही है तो वो जाएगा, ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है, 2 रेंट एंड रेट्स, ठीक है, किराया और कर की बात है। 2 इंश्योरेंस, बीमा की बात है। 2 रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, जो है आपका मरम्मत और जो है नवीनीकरण की बात है। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आपके एक्सपेंसेस है, सारे के सारे एक्सपेंसेस जाएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, आगे और भी चीजें हैं, ठीक है। इधर इनकम में क्या होगा, बाय सब्सक्रिप्शन, सबसे मेन इनकम इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है, ठीक है। बाय डोनेशन, पैसा मिल रहा है, ठीक है, दान के रूप में। बाय एंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क के रूप में। फिर उसके बाद बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सॉरी इनकम, मिसलेनियस इनकम का मतलब और भी विविध तरह के जो भी प्राप्तियां, वो चीज, बहुत सी चीजें जा सकता है। हम यहाँ पे कुछ ही एग्जाम्पल्स में चीजें रखे हुए हैं, ठीक बात। नेक्स्ट और क्या क्या चीजें हैं, और यहां पर देखिए क्या अभी एक्सपेंडिचर साइड और भी चीजें हैं, जैसे 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहां पर हो गया, 2 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, 2 डेप्रिसिएशन हो गया, 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है, छोटे मोटे जो भी खर्चे होते हैं उसको सन्ड्री एक्सपेंसेस कहते हैं, ये हो गया। अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब दोनों हम लोग लिख लेते हैं, जितना चीज हमने बताया, यहां पे हमारे कुछ इनकम हो गए, ठीक बात, इस साइड ये सारे के सारे इनकम का पोर्शन हो गया, और यहां पर जो है यहां पर ये एक्सपेंडिचर और इसके नीचे का हिस्सा ये है, ठीक है, इसके नीचे का हिस्सा ये है, ये एक्सपेंडिचर, बात समझे। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग जोड़ लेते हैं, फिर हम लोग वही काम करेंगे, डेबिट का टोटल किया, बात समझे, डेबिट का टोटल किया, और फिर क्रेडिट का टोटल किया। याद रखिएगा टोटल रफ में करना है, बहुत बच्चे यहीं पर जो है बॉक्स में टोटल कर देते हैं, नहीं, टोटल कहां करना है, रफ में करना है, समझे, क्लियर है। रफ में आपने टोटल कर लिया। अब देखेंगे क्या कि कौन ज्यादा है, अगर डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो क्या आएगा, फटाफट कमेंट करके बताएं। डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो क्या आएगा, बिल्कुल सही है, क्या आना है, इस अंतर को हम लोग जो कहेंगे डेफिसिट कहेंगे, कमी, ठीक है, क्या कहेंगे, कमी, क्योंकि ये लॉस है कि नहीं, एक तरीके का लॉस है, और यहां पे लॉस को क्या कहते हैं, डेफिसिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इस नाम से जानते हैं, ठीक बात। तो इसको किधर लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे, बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, या फिर केवल डेफिसिट, इस नाम से लिखेंगे, और यहां पर उसी डिफरेंस को डाल देंगे जो भी हमारा आंसर होगा, ठीक बात। और इसका उल्टा अगर हो जाता है, इसका उल्टा ये हो जाता है कि अगर क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, अगर आपने टोटल किया और क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, समझे बात, तो फिर क्या करेंगे, फिर इन दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, तो वो आंसर क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, उस आंसर को हम लोग कहते हैं सरप्लस, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझे बात। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं, यानी ये प्रॉफिट होता है, और इस प्रॉफिट को हम लोग किस साइड डालेंगे, अधिक हो गया ना प्रॉफिट की तरफ, उसको हम लोग इस साइड डालेंगे, किस नाम से डालेंगे, या तो सरप्लस कहेंगे या तो कहेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या फिर केवल सरप्लस, और यहां पर डाल देंगे। इन दोनों में से कोई एक ही चीज होगा। जब हमने बैलेंस को डाल दिया,
आंसर को डाल दिया, तो फिर क्या होगा, दोनों का टोटल हो जाएगा और टोटल इस तरह से एक बॉक्स में हमारा बंद करके आमने सामने टोटल हो जाएगा, जैसे यहां पे हुआ है। ठीक है, नीचे 2 लाइन से बंद होता है, यहां पर इस तरह से टोटल हो जाएगा और फिर पूरा का पूरा खाता इस तरीके से हमारा जो है पूरा का पूरा खाता बंद हो जाएगा नीचे। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आया। तो ये हो गया फॉर्मेट, छोटा सा इंट्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, उसके विशेषताएं और उसका फॉर्मेट के ऊपर। आने वाले क्लासेस के अंतर्गत हम लोग, क्योंकि धीरे धीरे चल रहे हैं लेकिन बेहतर तरीके से चल रहे हैं, एक एक बातें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आने वाले क्लासेस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इसके बहुत ही विशेष विशेष रूल्स। ठीक है, बहुत से विशेष मदों को पढ़ा जाएगा, एडजस्टमेंट को समझा जाएगा और साथ ही साथ जो है हम लोग पूंजीगत आयगत ये सारी चीजें क्या है इन सभी चीजों को समझा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों तक पहुंचाइए, उनको भी बताइए चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी आए अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकें और आगे चल के इसी चैनल पर अकाउंटेंसी के साथ साथ आप लोगों को बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और उसके बाद बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली उद्यमिता के भी क्लासेस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो भी बच्चे हैं, सारे बोर्ड के बच्चे हमारे साथ जुड़े और इसी तरह अपना जो है प्यार मोहब्बत बनाए रखें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।